मैं मोहम्मद अफरोज़ खान, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र इस्लामिया इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। मैं आप लोगों के सामने शीत युद्ध का दौर, इसका दूसरा भाग आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। पहले भाग में हमने बताया था कि शीत युद्ध क्या है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसका क्लाइमेक्स कहाँ था। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात कर चुके हैं उस विषय पे। आज का जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। टू पोल्स थ्योरी। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में अपनी विचारधारा के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बट गई थी। एक ग्रुप की नुमाइंदगी, जिसको पश्चिमी ध्रुव से भी नाम से पुकारते हैं, अमेरिका कर रहा था, और पूर्वी गुट की नुमाइंदगी सोवियत संघ कर रहा था। ये दोनों ही शक्तियां उस काल की सर्वशक्तिशाली थी। अब सबसे विशेष बात यह है कि इस दो सुपर पावर के मध्य जो एक युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध मैं कहूँगा, उसका अखाड़ा यूरोप था। अखाड़ा उसे कहते हैं जहाँ पे दो पहलवान उतर के और अपनी ताकत की आजमाइश करते हैं, वो अखाड़ा था। और उसका भी केंद्र जो था वो जर्मनी। हमने पिछले इसमें दिखाया था कि किस प्रकार से अमेरिका ने जापान पे परमाणु हमला किया और वहाँ पे झंडा फहराया, और जर्मनी पे सोवियत संघ की सेनाओं ने कब्जा किया, वहाँ पे झंडा फहराया। तो अब बंटवारा आ गया कि भाई बहुत सारे चीज़ ऐसे होते ना, जुआरी होते हैं कि भाई ये जीत लिया, अब बंटवारा करो, दो जुआरी जो जीते। तो जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। साहब मेरा भी हक बनता है, क्योंकि ये सारे जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसका जो जड़ है जर्मनी था, हिटलर था। हिटलर कहाँ का शासक था? जर्मनी का। तो मुझे भी हिस्सा चाहिए, अमेरिका कह रहा है, और सोवियत संघ कह रहा है कि मुझे भी हिस्सा चाहिए, मैंने कब्जा किया है। तो पूरी जर्मनी को पूरब व पश्चिम से एक बीच की दीवार उठा दी जाती है, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। और ये मुख्य कारण बना शीत युद्ध का। अब चूंकि सारी बातें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, हम ये दो गुटों के बीच में क्या क्या हो रहा है उस विषय में बात करेंगे। पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट, इसमें पूरा यूरोप दो हिस्सों में बढ़ जाता है। साहब हम तो सोवियत संघ के पास रहेंगे, कोई कह रहा है कि नहीं हम तो अमेरिका के साथ रहेंगे। और ये विचारधारा थी पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूं पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद वो व्यवस्था है जिसमें जो धन शक्ति है लोगों के पास निहित रहती है, और साम्यवादी वो व्यवस्था है
जिसमें धन शक्ति जो है सरकार के पास नहीं होती। तो दोनों जो पावर्स थे, शक्तियां थी, वो अपने अपने विचार रखते थे। उसी आधार पे देश जो है वो जिस लगता था कि ये मेरे लिए सही होगा, उनमें उस हिस्से में वो चले जाते थे। अब इसमें एक ऐसी लड़ाई हो रही है, रणनीति लड़ी जा रही है रणनीति के तहत, जिसमें आमने सामने कोई आ नहीं रहा, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मंसूबा बनाया वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। उसने बहुत सारे यूरोपीय देशों का एक गुट बनाया और उस गुट का नाम रखा नाटो, जिसका हिंदी में हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी बुनियाद 4 अप्रैल 1949 को रखी गई। इसमें 12 देश थे, जैसे ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, ग्रीस, ये तकरीबन इत्यादि 12 देशों का समूह था। और इनका उद्देश्य था कि जो नाटो सदस्य देश है, अगर उस पर कोई हमला करता है, अगर कोई पश्चिमी जर्मनी पे हमला करता है तो अमेरिका पे हमला माना जाएगा, पुर्तगाल पे हमला करता है तो इटली पे हमला माना जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो इनका यह था कि अगर किसी भी देश पे, नाटो के देश पे हमला होता है तो वो संपूर्ण देश पे हमला माना जाएगा, उसकी मदद और उसके दुश्मन की मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब सोवियत संघ ने सोचा कि उसके लिए भी एक ग्रुप होना चाहिए, तो उसने पूर्वी गुट का निर्माण किया और ये 1955 की बात है, जिसका नाम रखा वर्सा पैक्ट। इसका उद्देश्य था कि नाटो के जितने भी देश हैं उनसे मुकाबला करना। और इस तरह से इन 2 ग्रुपों में और बहुत सारे देश इसमें शामिल हो गए। और कुछ झड़पें भी हुई, तकरीबन एक 1960 से 70 के बीच में कई झड़पें हुई भूभाग को लेके, ज़मीनी हिस्से को लेके विवाद में। लेकिन कभी भी अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने नहीं आए, सिवाय एक बार के 1962 की बात है। क्यूबा का जो मिसाइल संकट था, परमाणु मिसाइल जो सोवियत संघ ने क्यूबा के क्षेत्र में लगाया था अमेरिका को टारगेट बना के, वो संकट था, लग रहा था कि तृतीय विश्व होने को, लेकिन वो हुआ नहीं। अब ये सवाल ये होता है कि ये आवश्यकता क्यों पड़ी दोनों ताकतों की। सुपर पावर थे, जिसको चाहते कब्जा कर लेते। तो मेरे हिसाब से इसमें प्रमुख रूप से 4 कारण हैं, 4 हैं। नंबर 1, जो महत्वपूर्ण संसाधन थे उस समय, ये सारे ये कमज़ोर मुल्क, गरीब मुल्क के पास थे, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे ये सेंट्रल एशिया के देश हों, जैसे तेल, खनिज पदार्थ वगैरह। इनकी आपूर्ति इन्हीं देशों से होनी थी, तो इसलिए इनको अपने गुट में शामिल करते थे और उनको फायदा होता था। किसको? सुपर पावर को। दूसरा, भू क्षेत्र। ये हथियारों और सेना को ट्रेनिंग देने के लिए, संगठित करने के लिए एक ज़मीन की आवश्यकता होती है, कि ऐसे ज़मीन जहाँ पे विरोधियों को पसपा किया जा सके। ये उनके एलाइड फोर्सेस की मदद से ऐसा किया जा सकता था। और तीसरी बात कि जगह जगह सैनिक ठिकाने अपने बनाए पूरी दुनिया में, ताकि कहीं से कोई बात आ जाए तो विरोधी गुट जो है वो उसको दबाव न बना सके। और चौथी बात, आर्थिक मदद, यानी जहाँ किसी की अपने जो
अमेरिका है, अगर कोई किसी की मदद करता है, अपनी सेना भेजता है कहीं पे, तो उस सेना का खर्च और हथियार का खर्च सारा वही मुल्क देगा जहाँ पे सेना भेजी जाए। जैसे कुछ साल पहले कुवैत और इराक का मामला हुआ था, तो अमेरिका ने अपनी सेनाएं कुवैत में उतारी थी और सारा खर्चा तनख्वाह सब जो है कुवैत सरकार को देना पड़ा। बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ, वो तो अलग बात है, लेकिन सारी चीज़ें उसी को देनी पड़ी। और जब अमेरिका वहाँ से हटा कुछ सेनाएं, तो बहुत सारे टैंक तोप जो है वो भी सेल आउट कर दिया कि ले लो भाई, छूट है। तो ये सब फायदा था, बेनिफिट। उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, तो जो इस्तेमाल किया, नहीं हुआ तो ले लो। अब सवाल ये होता है कि छोटे देशों को क्या फायदा है भाई? ये तो सुपर पावर, जो सुपर शक्तियाँ थी, उनको फायदा था। जो छोटे छोटे मुल्क थे, जो पार्टी में आ गए थे दोनों देश में, पूर्वी गुट में या पश्चिमी गुट में, उनको क्या फायदा था? तो उनको तो पहला फायदा ये था कि उनको उन शक्तियों से एक सुरक्षा का वादा मिला। अमेरिका को हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे मरते दम तक। दूसरी बात, उसकी आर्थिक मदद करते रहे, पैसे से, दवाओं से, संसाधनों से, जो भी हो सकता, साधनों से, संसाधन तो दूसरी चीज। और तीसरी बात, सैन्य सहायता भी करते थे। अगर कोई हमला कर रहा, धमकिया, तो वहाँ अपनी फौज भेज देते थे और हथियारों से भी मदद करते थे। आप लोग जो बहुत सारा ऐसे वीडियो देखते होंगे जिसमें देखते होंगे भैंसा है, लेटा हुआ है और उसके ऊपर 2, 4, 10 चिड़ियाएँ बैठी हुई हैं। कहाँ भैंसा, कहाँ चिड़िया छोटी छोटी, और उसके क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो है जुएं या खटमल या ऐसे कीड़े मकोड़े वो चुग के खा रहे हैं। और वो भी आनंदित हो रहा भैंसा, क्योंकि वो उन चीज़ों, उससे परेशान है वो भैंसा, उसको बेनिफिट है और इनका पेट भर रहा है। तो ये जो गुट थे, और गुट में जो कमज़ोर देश थे, सुपर शक्तियों से ऐसा ही कुछ रिश्ता था। उनसे कभी भी इससे ये नहीं किया जा सकता। तो ये सारा मसला था। दूसरी बात यह है कि ये तो हमने बताई बातें। एक चीज़ और आता है प्रश्न आपका, सीटो और सेंटो, ये क्या चीज़ है और इसके बीच में क्या भेद है? सीटो, जिसका SEATO, सीटो, और सेंटो, SENTO, सेंटो, जिसका है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक की स्थापना 1954 में, दूसरी की 1955 में। अभी तो नाटो का सुना आपने। तो दूसरा ग्रुप अमेरिका ने बनाया, सीटो और सेंटो, और दोनों का कार्य ये था कि साम्यवादी जो विचारधारा है और उसकी जो विस्तारवादी नीति है, उसमें रुकावट पैदा करना, रोकना। तो जो साउथ ईस्ट एशिया के देशों में ये सोवियत संघ अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, उनको रोकने के लिए सीटों का निर्माण किया गया, संगठन बनाया गया। और जो मध्य एशिया में है, उनको रोकने के लिए सेंटो का एक गठन किया गया। तो आप बात समझ गए होंगे। सीटो और सेंटो, एक मध्य एशिया यूरोपीय देश के आसपास के, और दूसरा ये भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं, इनमें सोवियत संघ की जो विस्तारवादी नीति थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये विचारधारा जो है आगे बढ़े। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप जो है इस वीडियो के आखिर में जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना विचार ज़रूर रखें, ताकि मैं जब अगला वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूं तो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूं।
ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मेहनत करिए और थोड़ा सा टू दी पॉइंट इसको सारी बातें को नोट बनाइए, नोट बना के उसको पढ़िए और उसको देखिए कि हमने जो बातें कही, और किताबों की मदद लीजिए पुस्तक की, उसके माध्यम से देखिए कि हमारी बातें और आपकी बातें और पुस्तक की बातों में क्या समानता है, उसी हिसाब से आप अपना नोट्स बनाएं।